1947 में इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से जो आज़ादी मिली है, वो बस हमारे उनसे लड़ने, उनको हरा देने से नहीं, बल्कि इसमें और भी कुछ बड़े फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है वर्ल्ड वॉर्स का होना। इसमें इंग्लैंड ने अपने लगभग 10 लाख सैनिकों की जान गंवाई थी और ऊपर से अमेरिका से इतना ज़्यादा लोन ले लिया था कि जिसको पे करना उनके लिए कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ब्रिटेन को रिकवर करने के लिए टाइम मिला, उसमें भी ग्रेट डिप्रेशन आ गया जिसमें वो रिकवर तो बिल्कुल नहीं कर पाए। और इसके बाद जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी, जिसमें इंग्लैंड ने लगभग 7 बिलियन पाउंड खर्च कर दिए, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थे। ये इतने ज़्यादा थे कि उनको अपनी पूरी ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ा और उसके बाद भी अमेरिका को वो 2006 तक ये अमाउंट पे करते रहे। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका खुद ब्रिटेन की इस कॉलोनाइजेशन वाली आइडियोलॉजी का विरोध करता था और वो भी सब कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट करना चाहता था। किसी अच्छी रीजंस के लिए नहीं, बल्कि वो इन कॉलोनीज़ में अपना बिजनेस करना चाहता था, जो इतने सालों से इसको ये करने नहीं दे रही थी। थर्ड फैक्टर है कि अब कॉलोनीज़ एम्पायर से स्मार्ट तरीके से लड़ने लगी थी। पहले जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस मिलिट्री बेस्ड रहते थे, उन्हें ब्रिटेन आराम से दबा देती थी, लेकिन अब गांधी जी जैसे लीडर नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस पेश कर रहे थे, जो कि ब्रिटेन के लिए अपनी ग्लोबल इमेज खराब किए बिना दबाना बहुत ही मुश्किल थे। साथ ही इन कॉलोनीज़ के जो नए लीडर्स थे, वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े थे, जो कि परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते थे और अब इनकी लॉजिकल आर्गुमेंट को ब्रिटेन भी नहीं दबा सकता था, क्योंकि वो उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में आती थी। ऐसा नहीं था कि 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर से हमें बस आज़ादी मिली है, बल्कि 1947 तक ब्रिटिश एम्पायर की पूरी कमर टूट चुकी थी। कुछ दशकों पहले जो वो ग्लोबल लीडर हुआ करते थे, उनकी करेंसी में पूरी दुनिया ट्रेड करती थी, वो ही अब अपनी रिकवरी में दशकों देने वाले थे। उन्होंने जितना भी अनएथिकल तरीक़ों से इन कॉलोनीज़ से कमाया था, जितनी भी एट्रोसिटीज़ करी थी, इन सब का परिणाम उनको 1950s तक ही मिल गया।